दोस्तों नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। आज के सेशन में 2 एडिटोरियल आर्टिकल के साथ एक नया इनिशिएटिव टॉप 5 डेली क्विज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे कि ये पूरा सेशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। पहले एडिटोरियल आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से अभी चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की चर्चा पर संवैधानिक पीठ तल्ख टिप्पणियां कर रही है, और ऐसे में टीएन सेशन साहब का नाम भी सामने आना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ऐसे बिरले बार बार सिस्टम को सुधारने नहीं आने वाले। तंत्र को स्वयं से ही ऐसा बनाना होगा कि वो और ज्यादा तटस्थ, प्रभावशाली और निष्पक्ष बना रह जाए। दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी भारत की कुपोषण समस्या पर, और जिस तरीके से इस गंभीर समस्या से निपटने का ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, तो ये प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है कि क्या ऐसे ही देश का भविष्य बन पाएगा। तो बहुत कुछ जानने समझने को आपको मिलने वाला, अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज के सेशन को। प्रश्नों की बात करते हैं तो पहला प्रश्न, भारतीय कानून के तहत चुनाव आयुक्त के लिए पूर्ण कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष अथवा 5 वर्ष? दूसरा प्रश्न, वर्तमान में भारत निम्नलिखित संस्थानों में से किसकी अध्यक्षता कर रहा है? G20 सार्क, ILO यूनेस्को, G20 SCO, G20 यूनेस्को। तीसरा प्रश्न, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के तहत व्यक्तियों से एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा को कब तक संग्रहित किया जा सकता है? 75 वर्ष, 18 माह, 18 वर्ष अथवा 75 माह? चौथा प्रश्न, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस मिश्र धातु अथवा एलॉय का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, पीतल, चांदी अथवा क्रोमियम? पांचवा प्रश्न, रूसी परमाणु संचालित जहाजों याकुतिया, अरकटिया, सिबिर और चुकोटका को किस प्रयोजन से बनाया गया है? तेल की खोज और ड्रिलिंग के लिए, बर्फ तोड़ने हेतु, विमान वाहक के रूप में, अथवा मिसाइल लॉन्च हेतु? पांचों ही प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहले एडिटोरियल आर्टिकल की बात करते हैं, स्पेस नॉट टाइम, समष्टि समय नहीं। Equal tenure security for Chief Election Commissioner and Election Commissioners will boost panel's independence. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए समान कार्यकाल सुरक्षा पैनल की स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। बात हो रही जिस तरीके से संवैधानिक पीठ, जिसको जस्टिस KM जोसेफ द्वारा लीड किया जा रहा है, जब चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की स्वतंत्रता की बात आती है तो काफी तल्ख टिप्पणियां भी सामने नजर आती हैं। और अब चूंकि पूरा आर्टिकल में बात इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर पर की गई है, तो आर्टिकल 324 के तहत भारत में चीफ इलेक्शन कमीशन की बॉडी है, और अब जिस तरीके से ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी ऑटोनॉमी और फ्रीडम, इसको सुनिश्चित किया गया है। हालांकि कोर्ट द्वारा ही एक ट्रेंड एनालिसिस के दौरान ये पाया गया कि 2004 के बाद से असाधारण रूप से जो चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके कार्यकाल छोटे और राजनीति से प्रेरित नजर आते हैं। और अब जिस तरीके से आगे ये भी बात हो रही है कि कोर्ट, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता की बात होती है, तो इस पर कोर्ट अपना चिंता व्यक्त करता है, और ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या आयुक्तों को एक स्वतंत्र निकाय की सिफारिश पर नियुक्त किया जाना चाहिए? और हालांकि अनुच्छेद 324(2) में इस उद्देश्य के लिए एक संसदीय कानून की परिकल्पना की गई है, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है। सरकार एक स्वतंत्र तंत्र तैयार करने के लिए न्यायालय के स्पष्ट झुकाव के खिलाफ दृढ़ता से पीछे हट रही है, और अब एक न्यूट्रल सिलेक्शन कमेटी बनाने की बात हो रही है। ऐसा सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसी कोई कमेटी बनानी चाहिए, और अगर ऐसी कोई कमेटी बनती है तो क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश उसमें शामिल होंगे? क्योंकि अगर वो शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर जो कमेटी बनेगी उसकी विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब चूंकि ऐसे किसी भी कदम से सरकार बचना चाहेगी। आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से 1993 के बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी बन जाता है। हालांकि जब 1950 में पहली बार चुनाव में सामने नजर आता है, तब सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और बाद में 1989 के चुनाव जब होने वाले होते हैं, तब 2 एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर को जोड़ दिया जाता है। मात्र 1.5 माह बाद ही एक नया पूरा एक्ट लाया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट, और फिर ये मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और 1993 के बाद से ये लगातार तब से अब तक देखने को मिल रहा है। टेन्योर की बात किया जाए तो ये बेसिकली
6 वर्ष अथवा जब तक उनकी आयु 65 नहीं हो जाती, दोनों में से जो भी पहले। हालांकि संविधान में इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर के बारे में कहीं पे भी कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बट इनके जो टेन्योर की बात कही गई है वो इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 में ये सामने देखने को मिलता है। और अब कोर्ट द्वारा ये तल्ख टिप्पणी आती है कि जिस तरीके से इनके नियुक्ति में राजनीति अंतर्निहित दिखती है और जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसे व्यक्तियों को इस पैनल में इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है कि जब उसकी बारी मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की आए तब उसके पास लंबी अवधि का अवसर शेष ही न बचे। और अब कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि भारत के जब चीफ जस्टिस की बात कही जाती है उनका भी तो टेन्योर काफ़ी छोटा होता है। लेकिन अंतर इस बात की आ जाती है कि जब बात आती है कि टेन्योर भले छोटा हो लेकिन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो कि जज के पास होता है, जज को हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात आएगी तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड कर देता है तो आसानी से उनको हटाया जा सकता है। बल्कि जब जज को हटाने की बात आएगी तो बहुत ये गंभीर प्रक्रिया हो जाती है। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए वैसे ही प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे जजेस को अपनानी हटाने के लिए प्रक्रिया होती है। और अब ऐसे में आगे बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरीके से इनका टेन्योर में विसंगतियां हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन सब के जो कार्यकाल की अवधि है उसको एक सुरक्षा प्रदान करना होगा, जिससे कि जो पूरी पैनल है उसके निष्पादन की स्वतंत्रता और ज़्यादा सशक्त हो सके। क्योंकि बात आती है जब लोकतंत्र की तो इसकी रीढ़ होते हैं चुनाव, और बात आएगी जब निष्पक्ष और प्रभावशाली चुनाव की तो उसकी रीढ़ बनेगा भारत का चुनाव आयोग। और जब चुनाव आयोग को मजबूत बनाना होगा तो जो चुनाव आयुक्त हैं उनके कार्यकाल को सुरक्षित बनाना अंतर्निहित हो जाता है। अगले एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी फिक्सिंग इंडियाज माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, भारत की कुपोषण समस्या को ठीक करना। अभी हाल में ही वैश्विक भूखमरी सूचकांक आता है, इसको लेकर 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर काफ़ी हो हल्ला भी होता है क्योंकि भारत की बहुत खराब रैंक इसमें आती है, 121 देशों में 107। भारत सरकार द्वारा इस पूरी रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया जाता है और ये भी आरोप लगाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत भारत की रैंक इतनी खराब की गई है। हालांकि आर्टिकल में इस बात से कहा गया है कि जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात आएगी तो बेसिकली एक ये बहुत महत्वपूर्ण संकेतक हो जाता है विशेष रूप से बच्चों के लिए, क्योंकि ये बात करता है स्टंटिंग ठिगनापन अथवा बौनेपन की, वेस्टिंग निर्बलता की, मॉर्टेलिटी मृत्यु दर की बच्चों के बीच में, और उनके बीच में जो कैलोरी की कमी है उसको ये तय करता है। और ये किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र नहीं है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो खुद का ही सर्वेक्षण होता है इंडियाज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के बीच में, उसमें भी ये रिपोर्ट आती है कि जब 5 साल से कम उम्र के बच्चों का सर्वेक्षण होता है तो लगभग हर 3 में से एक बच्चा ठिगनापन का शिकार है, हर 5 में से एक बच्चा निर्बलता का शिकार है और हर 3 में से एक बच्चा उसका वजन कम है। और कई जो एक्सपर्ट है उनका ये सजेशन होता है कि इस तरीके से कुपोषण से निपटने के लिए बहुत सारी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑलरेडी हैं, लेकिन समस्या इस बात की स्कीम तो है पर उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है ये सवाल निशान जरूर पैदा कर देता है। स्कीम्स की बात कही जाए तो जिस तरीके से सक्षम आंगनवाड़ी है, प्रधानमंत्री पोषण 2.0 स्कीम आ जाती है, इसके अलावा आईसीडीएस जो इसमें समाहित हो गई है, किशोरी बालिकाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, जो अभी बच्चे बच्चे हैं उनकी माताओं के लिए, और विशेष तौर पर 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। लेकिन अब जब बजट की बात कही जाए तो इस बजट में कमी देखने को मिलती है और 2020-21 से अगर बात कही जाए तो पिछले 2 वर्षों में मात्र 1% से कम की वृद्धि देखने को मिलती है। और आगे जो अभी एक
फ्लैगशिप स्कीम अथवा काफ़ी अति महत्वपूर्ण स्कीम प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तौर पर देखी जाती है, और जिसमें मिड डे मील स्कीम अंतर्निहित हो चुकी है। इसके बजट में 21% की कमी देखने को मिलती है। हालांकि ये भी बात है कि 2020-21 का जो वर्ष था वो पेंडेमिक का वर्ष था, उसमें बजट को बढ़ाया भी गया था, लेकिन ये भी स्पष्ट रूप से सत्य है कि अभी वर्तमान में जो बजट सुनिश्चित किया गया है, देश के आकार को देखते हुए, देश में विषमताओं को देखते हुए और देश में भुखमरी जैसी समस्याओं को देखते हुए अपर्याप्त है। आगे अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जब बात आती है न्यूट्रिशन प्रोग्राम की पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति, तो 2017 से इसमें बजटीय आवंटन नहीं बढ़ाया गया है, और जिन अधिकारियों को इसका निष्पादन करना है, जो सीडीपीओ अधिकारी होते हैं, उनमें भारी मात्रा में उनकी कमी भी दर्ज की गई है, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में। और अब आगे बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जब स्कूल में मिड डे मील स्कीम जो कि लागू होती है, तो उसको देखने के लिए जो सोशल ऑडिट, सामुदायिक जो ऑडिट होता है, जिससे कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो देखते हैं कि किस तरीके के जो भोजन परोसे जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है स्कूल में, वो रेगुलरली नहीं कैरी होता है। इसमें प्रशासन की भी कमी आती है, जो चयनित जन नेता होते हैं उनकी भी कमी आती है, और जो आम नागरिक हैं उनके भी अवेयरनेस लेवल में काफ़ी कमी देखने को मिलती है, जिस वजह से ये पूरी साठ गांठ संभव हो पाती है। और आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि अब समस्या इस बात की है कि जो प्रमुख पोषण की जो स्कीम है, पहली बात तो अंडर फंडेड है, और दूसरी बात जो भी पैसा उनमें मुहैया कराया जा रहा है उसको बेहतर तरीके से खर्च ही नहीं किया जा रहा। और अब आगे बात ये भी उठ रही है कि जिस तरीके से कैश ट्रांसफर स्कीम के बेनिफिट को देखते हुए कि क्या ऐसी स्कीम से बेहतर है कि पैसे को डायरेक्ट बेनिफिशियरी है उस पर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जिस तरीके से जेम की सफलता, जन धन बैंक अकाउंट और आधार मोबाइल, इनकी सफलता को देखने को के बाद ऐसा भी पाया गया है कि अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हो जाता है तो बहुत सारे स्तरों पर बेहतर व्यवस्था देखने को मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जो सटीक ज़रूरतमंद है उसको टारगेट किया जा सकता है, चाहे वो प्रेग्नेंट महिला की बात हो, परिवार की बात हो, बच्चों की बात हो 5 साल से नीचे की, उन पे। और साथ साथ में जब कैश होगा तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि जिसको जो खर्च करना है वो अपने मर्जी से खर्च किया जा सकता है, और उसको क्या खाना है उसके लिए बाध्यता नहीं होगी, बल्कि वो अपनी मर्जी से जो उसको खाना होगा वो अपना उस कैश से उसको क्रय वो कर सकता है। अब आगे ये बात कही जा रही है कि जब बात आएगी बच्चों के न्यूट्रिशन की, बच्चों के पोषण की, तब कैश ट्रांसफर से उसके डायरेक्ट फायदे कितने मिलते हैं, इसमें बहुत पुख्ता अभी कोई अध्ययन नहीं हो पाया है। और अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है तो पूरे घर की जो खाद्य सुरक्षा है वो बेहतर हो जाती है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि घर की खाद्य सुरक्षा और बच्चों की पोषण व्यवस्था, इन दोनों में सीधा संबंध देखने को भी मिल जाता है। और अब जिस तरीके से महंगाई में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, और लगातार जो कैश मिलता है महंगाई की वजह से उसकी रियल वैल्यू में डिप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है, तो ये एक अलग समस्या बनती जाती है। इसके अलावा सामाजिक कई सारे फैक्टर भी आ जाते हैं, जिस तरीके से बच्चों में विभेदन देखने को मिलता है लैंगिक आधार पर, पुत्र और पुत्रियों में, वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि जब हाउस होल्ड लेवल पे हम देखते हैं न्यूट्रिशन का अंतराल देखने को मिलता है बालिकाओं और बालकों में। और अब ऐसी अगर मानसिकता से डील करना होगा तो चाहे कैश ट्रांसफ़र हो अथवा कैश ट्रांसफ़र जैसी कोई भी स्कीम को लाई जाए वो कभी भी प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। दूसरी आगे बात ये कही जा रही है कि उड़ीसा के ममता स्कीम का उदाहरण दिया जा रहा है कि जिस तरीके से उड़ीसा में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लक्षित करने वाली ममता योजना से पता चला है कि नगद हस्तांतरण की प्राप्ति में लगातार सामाजिक आर्थिक विसंगतियां थी, खासकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से। जो भी
पीडीएस में डायरेक्ट मिल रहा था और कैश ट्रांसफर में मिल रहा था, तो काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और ये इस तरीके से ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो नगदी समाधान की बात हो रही, कैश ट्रांसफ़र की बात हो रही है, समाधान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कोई रामबाण नहीं है कि अगर कैश ट्रांसफ़र कर दिया गया तो सारी समस्याएं उसमें उसका निस्तारण हो जाएगा, बल्कि इसमें भी लूप होल बहुत सारे सामने नजर आएंगे। और जो सोशल फैक्टर है उससे निपटने के लिए सोशल लेवल पे अवेयरनेस को बढ़ाना ही एकमात्र उपाय हो जाएगा। और आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से भारत में किसानी का हाल काफ़ी बुरा देखने को मिल जाता है और सैनिटेशन की प्रैक्टिसेस बेहतर नहीं है हमारे यहाँ पे, ऐसे भी जो कुपोषण की समस्या और ज़्यादा विकराल नज़र हो जाती है। और अब कैश ट्रांसफ़र की जहाँ तक बात कही जा रही है, तो इससे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के रूप में बिहेवियरल चेंज को तो बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन जब पीडीएस के माध्यम से जो खाद्य सामग्री है, फूड राशन है, उसको जब बढ़ाया जाता है, तो जो टारगेट ग्रुप होते हैं जिसमें गर्भवती महिलाएं आती हैं, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए पीडीएस जैसी स्कीम के महत्व को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अंतोगत्वा आगे बात ये भी आ रही है कि जिस तरीके से जो इम्पोर्टेंट स्कीम है उनके फंड को काफ़ी कम, अभी अंडर फंडेड स्कीम वो सारी चल रही हैं, और सिर्फ अंडर फंडेड ही नहीं बल्कि उनकी जो निष्पादन प्रणाली है उसमें भी कई सारी कमियां देखने को मिलती हैं। बेसिकली अब जब भारत में कुपोषण की समस्या के विकराल होने की बात कही जाएगी, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन अंडर फंडेड स्कीम और पुअर इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट को भी जाएगा। आगे अगर इन सारी स्कीम को बेहतर बनाना है, तो लोकल जो गवर्नमेंट होती है पंचायत स्तर पर, उनको और सशक्त बनाना होगा। जो लोकल समुदाय हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, इस तरीके से इन स्कीम्स को डिज़ाइन करना होगा कि इनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़े, ताकि ज़मीनी लेवल पर स्कीम और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके निष्पादन को सुनिश्चित किया जा सके। और बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिवली ऐसे प्रोग्राम बनाने होंगे जो कि युवतियों को टारगेट करें। और अब भविष्य में अगर हमको चाहते हैं कि आने वाली नस्ल में पोषण की समस्या नहीं देखना है, तो वर्तमान में जो युवतियां हैं उनको बेहतर पोषण की व्यवस्था मुहैया करानी होगी। और अंतोगत्वा आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जब बच्चों के कुपोषण की समस्या को देखना होगा, तो ये सरकार के जो भी तंत्र हैं उनको अपने टॉप प्रायोरिटी पर लाना होगा। और ऐसे में जिस तरीके से अभी पोषण उत्सव महीने भर का चल रहा है, कभी पोषण पखवाड़ा बीच में चल रहा था, निश्चित तौर पर एक बेहतर कदम है। लेकिन इस तरीके से उत्सव और पखवाड़े जो कि पाक्षिक और मासिक हो सकते हैं, ये साल भर में जो 365 दिन में इसको मुहिम और मिशन स्तर पर चलाने की आवश्यकता है, उसका विकल्प कभी भी नहीं ले सकते। क्योंकि देश के भविष्य की जब बात आएगी, तो निश्चित तौर पर आज का बच्चा कल का भविष्य होगा। और अगर आज का बच्चा कुपोषित है, तो निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य का भारत कुपोषण का शिकार होता नजर आ जाएगा। आगे अब बात करते हैं प्रश्नों के उत्तर की। तो पहले प्रश्न का जवाब होगा 6 वर्ष। भारतीय कानून के तहत चुनाव आयुक्त के लिए पूर्ण कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष अथवा 65 साल। दूसरा, वर्तमान में ये काफी चर्चा में भी रहा कि भारत जिस तरीके से अभी G20 की अध्यक्षता किया है, देखिए इसमें गलत उत्तर को हाईलाइटेड हो गया है, ए इसका उत्तर नहीं होने वाला है। इसका सही उत्तर होगा सी, G20 और SCO। काफी ज्यादा ये न्यूज में भी है। तीसरा, बायोमेट्रिक डेटा को 75 साल तक संग्रहित किया जा सकता है। चौथा उत्तर, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम अलॉय का उपयोग होता है। कई सारे एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। और पांचवें प्रश्न की जब हम बात करते हैं, तो रूसी परमाणु संचालित जहाजों जिनका जिक्र हो रहा है, स्पेशली इनको आइस ब्रेकिंग, बर्फ तोड़ने हेतु इनको बनाया गया है। काफी ज्यादा ये जहाज अभी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।